एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने अभी नहीं हुए, लेकिन पहली बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां जल भराव हो गया है। उन्होंने कहा कि इसको जितनी जल्दी ठीक करवा लिया जाए उतना अच्छा है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। ये बड़ी खबर अयोध्या से राम मंदिर को लेकर। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। तो राम मंदिर के पुजारी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि वहां पर छत से पानी टपक रहा है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने पानी टपकने के दावे को नकार दिया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा है कि मंदिर की छत पर वायरिंग का काम चल रहा है और अचानक बारिश से थोड़ा पानी आ गया होगा। अनिल मिश्रा का कहना है कि मंदिर की पहली मंजिल की छत लगने के बाद कुछ नहीं होगा। छत लगने के बाद पानी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्वाभाविक रूप से ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। द्वितीय मंजिल की छत भी पड़ जाएगी तो भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, फिर नीचे पानी आने का कोई तुक नहीं है। आज लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी दिखी, ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर में आप देख रहे हैं कि छत से पानी टपकने की जो बात सामने आई है, इस दौरान राम मंदिर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्री मॉनसून बारिश वहां पर हुई है और बारिश की वजह से अंदर जो पानी गया है उसको लेकर राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने, सत्येंद्र दास जी ने यह सवाल उठाया कि जल्द से जल्द अगर पानी को हटाया नहीं गया और पानी के टपकने को नहीं बंद किया गया तो मंदिर में जो दर्शनार्थी जा रहे हैं, जो भक्त जा रहे हैं पूजा करने के लिए, उनको 1-2 दिन के लिए रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि वायरिंग का काम चल रहा है छत पर और पहली मंजिल की जो छत है वहां पर जब फ्लोरिंग का काम हो जाएगा, वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा तो उसके बाद छत टपकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी काम चल रहा है इसलिए पानी आ गया। और अगली खबर देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ये वो दो चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक तरह कहें कि झंडा गाड़ दिया और दूसरी तरफ राहुल गांधी 99 सीट कांग्रेस के लिए इस बार लाने में कामयाब हो गए। तो आज लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी भी देखने को मिली, यानी कि दोनों लड़कों की जुगलबंदी वहां पर एक साथ दिखाई दी। एक ब्रेक के बाद जब दोनों नेता मिले तो संसद के अंदर एक साथ दिखाई दी। राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहने हुए थे तो अखिलेश के माथे पर लाल टोपी थी। दोनों के हाथों में संविधान की कॉपी थी। विपक्षी खेमे की पहली सीट पर बैठे ये दोनों लड़के नई लोकसभा में बदलाव का वो चेहरा है जिसने बीजेपी को अपनी बदौलत सरकार बनाने से रोक दिया। अब सवाल है कि अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे? क्या वो राहुल के पीछे चलेंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर नई लकीर खींचने में वो कामयाब हो जाएंगे? एक रिपोर्ट। गर्दन पर लाल गमछा,
माथे पर लाल टोपी, हाथ में संविधान की प्रति, दाएं बाएं आगे पीछे समाजवादी साथी और बीच में अगाध आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जिन्होंने चुनावी रणनीति में नई लकीर खींचकर बड़ा संदेश दिया है। नई संसद के चौखट पर वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, सोनिया गांधी से मिले और नए नवेले सांसदों के साथ शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। अखिलेश यादव जब संसद के अंदर गए तो सबसे आगे की कतार में उस राहुल गांधी के समानांतर बैठे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने सबसे बड़े सूबे की सियासत में अप्रत्याशित लकीर खींची। लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हुए अखिलेश जब ब्रेक के बाद एक बार फिर से सक्रिय दिख रहे हैं, तब राजनीति पर नजर रखने वाले ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो अखिलेश क्या करेंगे? राहुल के पीछे चलेंगे या अखिलेश खुद अपनी लकीर खींचेंगे? क्या इंडी गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर दरार आ जाएगी? भविष्य की धुरी पर यह सवाल यूं ही नहीं परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी वजह की जड़ में है आने वाले चुनाव, जिसमें अखिलेश के सामने न सिर्फ जीत को बरकरार रखने की चुनौती होगी, बल्कि गठबंधन को भी कायम रखने का चैलेंज होगा। विधानसभा का उपचुनाव होना है, फिर 3 राज्यों में चुनाव होंगे। राहुल और अखिलेश की जोड़ी की अग्नि परीक्षा चंद हफ्ते बाद ही शुरू होने वाली है। दरअसल पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपना अपना विस्तार चाहती हैं। दोनों की नजर एक दूसरे के गढ़ पर है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 1 सीट पर कभी सहयोगी रहे आरएलडी के विधायक थे। 3 बीजेपी के कब्जे में थी और 1 निषाद पार्टी के। सूत्रों के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि 7 चुनाव लड़ने पर कांग्रेस 3 सीट मांग सकती है। गाजियाबाद के अलावा पश्चिमी यूपी की 2 और सीटों पर कांग्रेस दावा कर सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। जो तय करेंगे दोनों आदरणीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हमारी पार्टी में तो उनको अधिकृत किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही अधिकृत है, इसके लिए वही चर्चा करेंगे। उम्मीद यही है कि हम सब लोग जो, क्योंकि एक ही लड़ाई है हम सबकी, तो भाई इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। यूपी को लेकर भले ही चर्चा नहीं हुई है, मगर साल के अंत में जिन 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 2 राज्यों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि इंडी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र और हरियाणा में भी उसे सीट मिले। सपा का कहना है कि यदि कुछ सीट यूपी में कांग्रेस को दी गई हैं, तो उन्हें भी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के तब के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को यूपी से बाहर विस्तार करने की तैयारी शुरू की, तो पहली नजर मुंबई पर पड़ी। बाबरी कांड की वजह से देश भर के अल्पसंख्यक कांग्रेस से बेहद नाराज हुए। विकल्प के तौर पर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को चुना। बाबरी कांड के बाद मुंबई महानगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी के 20 से अधिक नगर सेवक चुने गए। 1995 में पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के 3 सदस्य चुने गए। इसके बाद अबू आजमी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पसरती चली गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में हिस्सेदारी नहीं मिली थी। मगर अब जब यूपी में जबरदस्त जीत हासिल हुई है अखिलेश की पार्टी को, तो वो महाराष्ट्र में सीटें ढूंढ रहे हैं। अब कांग्रेस या कहिए कि महाराष्ट्र में राहुल, उद्धव और शरद पवार मिलकर अखिलेश को कितनी सीटें देंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी इस बार हरियाणा में भी विस्तार करना चाहती है। अखिलेश यादव की पार्टी जब जाट लैंड में जमीन तलाशने के संकेत दे रही है, तब कांग्रेस के नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ
राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन था, प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है किसी का। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता अपनी चौहद्दी में समाजवादी साइकिल की एंट्री को नकार रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि गठबंधन का क्या होगा। इससे पहले जब एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, तब वहां के कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अखिलेश की दावेदारी को खारिज कर दिया था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी थी। अखिलेश ने मोदी विरोधी गठबंधन को विस्तार दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था कि ये जोड़ी कायम रहेगी। अब हरियाणा में पेच फंसता दिख रहा है। हालांकि इस पेच को सुलझाने के लिए राहुल और अखिलेश में बातचीत होनी शेष है। वैसे यूपी में जबरदस्त जीत के बाद समाजवादी कुनबे का हौसला बुलंद है। हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बने, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, हम लोगों ने सबने उन्हें अनुरोध किया कि आप चुनाव लड़िए। पहला अनुरोध किया था सभी ने, अब सबने ये अनुरोध किया कि आप दिल्ली संभालिए। जो दिल्ली संभालेंगे तो लखनऊ तो अपने आप संभल जाएगा। जब समाजवादी सांसद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में अखिलेश को स्थापित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय पहचान की बात कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पार्टी के युवाओं में विस्तार की कुछ यूं ही व्याख्या की। समाजवादी पार्टी की पत्रिका में अखिलेश यादव ने अपने नए नवेले नौजवान सांसदों के बारे में अंग्रेजी में लेख लिखकर बड़ा संदेश दिया। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव अंग्रेजी में कुछ यूं संदेश जारी कर रहे हैं अपनों के नाम। इसमें अखिलेश यादव ने साफ सरल शब्दों में स्पष्ट किया है कि उन्होंने इकरा हसन, प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जैसे युवा नेताओं को क्यों टिकट दिया। अखिलेश ने लिखा है कि इकरा, प्रिया और पुष्पेंद्र ये तीनों युवा हैं। ये आधुनिक समाज की चुनौतियां अच्छी तरह समझते हैं। इनके आने से पार्टी को युवाओं के नए विचार भी मिलेंगे। समाजवादी बुलेटिन में तीनों ही सांसदों से बातचीत और उनके बारे में विस्तार से अंग्रेजी में एक एक स्टोरी लिखी गई है। जिस समाजवादी पार्टी के संस्थापक ताउम्र अंग्रेजी की खिलाफत करते रहे, बाकायदा अंग्रेजी को बैन करने की बात करते रहे, उनके उत्तराधिकारी अगर 3 अंग्रेजीदा नौजवानों के जरिए अगर समाजवादी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो संकेत बहुत साफ है। इस चुनाव में हमने बहुत बड़ी जीत ली है। जैसे पीढ़ी का नारा था, संविधान बचाने का नारा था, आरक्षण बचाने का नारा था। ये हमारे लिए वर्क किया इसलिए क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई माइनॉरिटी विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। इसीलिए जनता हम पे विश्वास दिखाकर हमको जिताया है और आगे भी संविधान का मुद्दा रहेगा। जान लीजिए कि प्रिया सरोज कौन है। ये वरिष्ठ समाजवादी नेता तूफानी सरोज की बेटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। 25 बरस की प्रिया सरोज ही नहीं, 29 बरस की इकरा हसन भी नई नवेली सांसद हैं, जो अखिलेश की साइकिल पकड़कर संसद पहुंची हैं। इकरा का परिवार 40 सालों से सियासत में है। पूर्व सांसद मुनव्वर और तबस्सुम हसन की बेटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी हैं। लंदन की SOS यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। पहली बार सांसद बनी इकरा हुसैन अखिलेश के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। इस चुनाव के परिणाम से जो ऊर्जा हमारी पार्टी को मिली है और पूरे ही विपक्ष को मैं कहूँगी मजबूती मिली है 2024 के रिजल्ट के बाद, तो मुझे लगता है ये कारवां चलता रहेगा और न सिर्फ उपचुनाव लेकिन 27 की हमारी तैयारी पूरी है और मुझे लगता है कि हम जरूर सरकार बनाएंगे। तीसरे हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो 25 साल के हैं और ये भी लंदन से पढ़कर लौटे हैं। यूं तो पुष्पेंद्र सरोज भी खानदानी सियासत को साइकिल से आगे बढ़ा रहे हैं। जानकारों की माने तो इन तीनों नेताओं पर लंबा चौड़ा लेख लिखकर अखिलेश यादव दक्षिण भारत में भी अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में हैं। अखिलेश अंग्रेजी के जरिए अपनी विचारधारा वाले लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और अगर ये सोच है तो जान लीजिए कि ये राष्ट्रीय पार्टी वाले मकसद का विस्तार है। अब जरा समझिए कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं।